Very good morning, everyone. Online, good morning. I hope I'm perfectly audible. Sambhavi, Khushi, Muskan, Rohit, Jayesh. Yes. So, कैसे रहे फाउंडेशन के एग्जाम कैसी हुई? सर अभी सोचा ही नहीं, अब तो पेपर दे दिया है. आई बिलीव आप सबकी अच्छी एग्जाम गई होगी, तभी आपने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है और अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन करने की कोशिश की है. देखो फायदा ही है, जितनी जल्दी स्टार्ट करते हैं उतना अच्छा टाइम मिलेगा आपको. और लेवल में भी फर्क है बेटा, है ना. ये आपके फाउंडेशन के लेवल से काफी अच्छा लेवल है इंटर का. सो आई एम सी एस सागर विजय वर्गी. आई एम गोइंग टू टीच यू टैक्स, इनकम टैक्स. हमारे टैक्स में दो चीजें रहने वाली है, एक तो इनकम टैक्स और एक जीएसटी, है ना. हाँ, कर्म करो फल की चिंता मत करो, वो बिल्कुल करेक्ट बात है. और अच्छा है, टाइम यूटिलाइजेशन हो जाएगा. अभी आपकी 2-3-4 घंटे ही क्लासेस रहेगी, उसके बाद आप एंजॉय भी कर सकते हो थोड़ा होमवर्क होमवर्क के बाद. बढ़िया. जब तक फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा आप लोग काफी कुछ पढ़ चुके होंगे. और इनफैक्ट कभी भगवान ना करे किसी के साथ नेगेटिव हो, लेकिन इंटर लेवल की चीज 1 महीने पढ़ने के बाद आपका माइंडसेट जो डेवलप होगा, तो जो गलती से किसी को फाउंडेशन का अगला अटेम्प्ट देने लग गया, पड़ गया, तो उसके लिए वो आसान रहेगा. तो इन एनी हाउ आपके लिए बेनिफिट है, विन विन सिचुएशन है मेरे हिसाब से. तो ये स्टेप. अब चलिए मैं अपने बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूं पहले. मैं 2014 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था, एंड 2014 से मैं इनकम टैक्स में प्रैक्टिस कर रहा हूँ. तो मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी है सब्जेक्ट का. मैं नाटा पे 2017 से एसोसिएट हूँ. इसके पहले मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता था इंटर में, दैट इज ईआईएस, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम करके एक आईटी सब्जेक्ट होता था, जो नए सिलेबस में क्या कर दिया, हटा दिया. तो वो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता था. फिर सीएस को तो मैं 2017 से ही इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूँ, तो सीएस वालों को तो मैं इनकम टैक्स पहले से पढ़ा रहा हूँ. ये वाले अपने इंटर की बैच में मेरे को 2 साल हो गए इनकम टैक्स पढ़ाते. अब ये जो इनकम टैक्स सब्जेक्ट है, आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाला हूँ. आज मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा और आप लोगों से सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, सब्जेक्ट के क्या इश्यूज है, क्या ध्यान रखना है सब्जेक्ट पढ़ते टाइम, ये सारी चीजें मैं डिस्कशन करूंगा. सब्जेक्ट है आपका टैक्स लॉस. टैक्स लॉस में दो टाइप के टैक्स लॉ आपको पढ़ने हैं, डायरेक्ट टैक्स लॉस और इनडायरेक्ट टैक्स लॉस. आपको सारे सब्जेक्ट का नॉलेज दे दिया ना किसी, हर्षित ने बता दिया होगा ना आपको सारे सब्जेक्ट का, या किसी ने बताया? निखिल सर ने दे दिया ना, वेरी गुड. अब निखिल सर तो शादी में बिजी, उनकी शादी है तो उनको शादी निपटान दो. 50 मार्क्स का आपका डीटी है बच्चे, और 50 मार्क्स का क्या है आपका आईडीटी. बोलने का 50 मार्क्स है, बोलने का 50 मार्क्स है, मैं इसको 100 मार्क्स मानता हूं. आपको 50 नंबर के अंदर 100 मार्क्स का सिलेबस पढ़ाया जाता है. मतलब ये सब्जेक्ट थोड़ा सा क्या है, वास्ट. ये सब्जेक्ट वास्ट है बच्चे. आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ब्रेड एंड बटर है इनकम टैक्स. अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो यार बहुत जरूरी, बहुत काम आती है ये चीज. इवन आप जॉब में भी रहते हो, टैक्सेशन फील्ड में हो, तो ये काम की चीज है. लेकिन दोस्तों अभी इस बजट में, जो अभी बजट आया, उसमें नया इनकम टैक्स बिल रखा जाएगा 7 दिन बाद. तो हम जो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, आई होप सो कि यार ये आखिरी बार इनकम टैक्स हो, ये वाला इनकम टैक्स एक्ट 1961. अब क्या आ जाएगा, नया इनकम टैक्स. आप लोग जो जनवरी अटेम्प्ट देंगे ना, आपके लिए वो बहुत खतरनाक अटेम्प्ट है. उसके लिए बताता हूं क्यों. क्योंकि ये वाला इनकम टैक्स जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ जनवरी तक एप्लीकेबल है. अगर नया बजट में ये लोग बिल जो लाए हैं ये पास करवा देते हैं, तो ये आखिरी बार इनकम टैक्स रहेगा जो हम पढ़ रहे हैं. पूरा नया इनकम टैक्स आ रहा है. तो जो गलती से कोई निपटता है तो उसको जो मे अटेम्प्ट देना पड़ेगा, तो उस केस में आपको नया इनकम टैक्स पढ़ना पड़ेगा. पूरा चेंज, इनकम टैक्स खत्म, ये इनकम टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं रहेगा. सो एक बार में क्लियर करने की कोशिश कर लेना. फाइनल में तो आपको नया ही पढ़ना है. आपको एनी हाउ जब इनकी सरकार यहां बिल रख रही है, तो फाइनल तक तो आपको क्या आ जाएगा, नया इनकम टैक्स आ ही जाएगा. और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अपन सबके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है. क्योंकि क्या है, ये पुराना इनकम टैक्स है. तो पुराने इनकम टैक्स में जो पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उनके पास काफी ग्रिप है, उनके पास काफी होल्ड है चीजों का. अभी सबके लिए जीरो, सबके लिए न्यू रहेगा. और जो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेंगे उनको तो वो तो पढ़कर जा रहे होंगे. पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट से इतनी उम्मीद करना कि वो भी उतना डिटेल में पढ़े करें, नहीं हो पाएगा. नए चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बहुत अच्छा स्कोप है. हाँ, डीटी चेंज क्यों कर रहे हैं? डीटी चेंज करने का बच्चे रीजन ये है कि यार
बहुत कॉम्प्लेक्स लॉ है। 1961 में इनकम टैक्स था, ये जो हम पढ़ेंगे 1961 का इनकम टैक्स एक्ट है। अब सोचो यार, जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होते जाता है तो कितनी गंदगी, छोटा बच्चा होता है तो मासूम होता है, जैसे जैसे अपन बड़े होते जाते हैं गंदगी आती जाती है, वैसे ही इनकम टैक्स इतना पुराना हो गया तो उसके केस में समस्या है। 65 ईयर्स हो गए, अब 65 ईयर्स होने के बाद साला उसके अंदर इतने सरकार बदली, इतने चेंजेस लाए, इतना ये किया, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बहुत सेक्शन, सब सेक्शन, एक्सेप्शन, इस पे टैक्स लगेगा, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। हर सरकार ने अपनी मनमानी करी और उसकी खिचड़ी बना दी इनकम टैक्स की। सरकार ने बोला हम एक सिंपल टैक्स लॉ लाएंगे जो करंट इनकम टैक्स से 60% कम होगा। 60% कम मतलब आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बच्चों आपको मजा भी आएगा, टैक्स में नया टैक्स रहेगा, डिफिकल्ट पेपर भी नहीं आता है। फाइनल की बात कर रहा हूं ना, डिफिकल्ट पेपर भी नहीं रहेगा, सब कुछ इजी रहेगा। एक ही सब्जेक्ट है जो सीए फाइनल, दो सब्जेक्ट सीए फाइनल में बहुत परेशान करते हैं, एक तो इनकम टैक्स है और एक ऑडिट है। ये दो सब्जेक्ट जो अच्छा कर लेता है वो फाइनल जरूर क्लियर करता है। और सेम बात इंटर में भी एप्लीकेबल है। इंटर में भी दो सबसे खतरनाक सब्जेक्ट रहेंगे, एक तो ये इनकम टैक्स है और एक रहेगा बच्चे आपका ऑडिट। तो फर्स्ट ग्रुप में आपको निपटाने वाला सब्जेक्ट जो रहेगा वो टैक्स हो सकता है, और सेकंड ग्रुप में जो निपटाने वाला सब्जेक्ट हो सकता है वो ऑडिट हो सकता है। सर बच्चा क्यों इसमें डरता है, क्यों निपटता है, क्यों ऐसी प्रॉब्लम है? देखो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा आपको कभी नहीं लगेगा ऐसा कि यार ये सब समस्याएं हैं। वो बच्चे कुछ गलती करते हैं, वो गलतियां अगर आप नहीं करें, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से, प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ें तो वो समस्या नहीं होगी। तो मैं वो सब आज को समझाने की कोशिश करूंगा कि हमको करना क्या है। 50 में से बच्चे 15 नंबर का तो क्या आएगा आपका ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू, और 35 नंबर के क्या आएंगे आपके सब्जेक्टिव। सेम आपके साथ क्या रहेगा आईडीटी के अंदर। अब ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर हमें एक टैक्स लॉ पढ़ना पड़ता है, डायरेक्ट टैक्स लॉ में एक टैक्स लॉ पढ़ना पड़ता है, दैट इज इनकम टैक्स लॉस। इनकम टैक्स लॉस। अब देखो इनकम टैक्स लॉ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पढ़ना है, वो है इनकम टैक्स का एक्ट 1961। कोई मुझे बताएगा कि यार व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट? लॉ एंड एक्ट में फर्क क्या होता है? एक ब्रॉडर टर्म है, हाँ। नहीं हाँ, सी, जो लॉज होते हैं ना बच्चे, ऑनलाइन जो लॉज होते हैं वो ब्रॉडर टर्म है और इनकम टैक्स एक्ट उसका पार्ट है। जैसे ना हम जब कोई लॉ पढ़ते हैं तो उसमें एक्ट भी होता है, रूल्स भी होते हैं, नोटिफिकेशंस भी होते हैं, सर्कुलर्स वगैरह भी होते हैं, वो सब हमें पढ़ने होते हैं। सो ये सब चीजें हैं, हमको पढ़ना इनकम टैक्स लॉ रहेगा तो हमें एक्ट भी पढ़ना है, कुछ रूल्स भी पढ़ने हैं, नोटिफिकेशन अमेंडमेंट्स जो भी आते हैं वो भी पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सब आपको इनकम टैक्स लॉ की जानकारी होनी चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट इज द पार्ट। अब ये इनकम टैक्स एक्ट जो है हम पढ़ेंगे कैसे? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मॉड्यूल। जो इंस्टीट्यूट हमको मॉड्यूल देती है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि उसको थरोली करना है। मैं अपने नोट्स दूंगा, मैं अपने नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, बट मैं आपको फिर भी सजेशन दूंगा कि एग्जाम पास करने के लिए हमें जो मॉड्यूल में दिया है वो सब कुछ कंप्लीट करना होता है। मैं आपको क्लास में, मेरा दिन रात का काम इनकम टैक्स है, मैं प्रैक्टिकली भी यही काम करता हूँ, ये पढ़ाने के लिए भी यही हूँ। इसके अलावा मैं ज्यादा कुछ काम करता ही नहीं, इनकम टैक्स में ही प्रैक्टिस है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी काफी दूंगा, है ना। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट आपके पास बहुत सारे लोग एडवाइस मांगने भी आएंगे, और जब आप आर्टिकलशिप में जाएंगे तो हम देखते हैं कि आर्टिकल्स के पास क्या नॉलेज चाहिए होता है, वो सारा नॉलेज मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच भी रखूंगा, साथ में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत सारा प्रोवाइड करूंगा। तो आपको सबसे पहले तो क्या अच्छे से करना है, मॉड्यूल अच्छे से करना है। मॉड्यूल अच्छे से करने के बाद दोस्तों मैं आपको अपने नोट्स दूंगा। एंड देखो कोई फर्क नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता। अल्टीमेटली कोई इंस्टीट्यूट ने थोड़ी बनाया है, एक्ट तो सरकार ने बना रखा है। तो मेरा मेरा जो सब्जेक्ट है वो सरकार से चलता है, इंस्टीट्यूट से मुझे कोई मतलब नहीं है। इंस्टीट्यूट ने तो वो क्या कर रखा है, वहां से कॉपी पेस्ट कर रखा है। हाँ, लेकिन इनकम टैक्स इतना वास्ट है ना कि अब सारा चीज नहीं पढ़ाई जा सकती। तो मॉड्यूल में हमारे लिए जो रेलेवेंट चीजें होती है हमें उसी पे ज्यादा क्या करना होता है, फोकस। इसलिए मैंने मॉड्यूल बोला, अदरवाइज मुझे मॉड्यूल से मतलब नहीं, मेरे को तो सरकार से मतलब है। जो सरकार ने इनकम टैक्स बनाया वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बट मॉड्यूल में जो सेक्शंस लिए गए, देयर आर 298 सेक्शंस इन इनकम टैक्स, बट सारे के सारे इंटर लेवल पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो जो मॉड्यूल में है वो तो हमें अच्छे से करना है। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वो नोट्स आप रीड करना, बिल्कुल रीड करना। मॉड्यूल से अच्छी लैंग्वेज में, मॉड्यूल से थोड़ा शॉर्ट में कर कर आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो मॉड्यूल में जो जो चीजें हैं वो सब आपको क्या मिलेगी, है ना,
नोट्स में मिलेगी, बट थोड़ा सा क्रक्स फॉर्म में मिलेगी। नंबर ऑफ पेजेस क्या हो जाएंगे उसके, कम। जैसे मॉड्यूल में थ्योरी लिखी होगी तो मैंने नोट्स में क्या कर दिया, टेबुलर बना दी, चार्ट्स वगैरह बना दी, तो उस तरीके से प्रेजेंटेशन चेंज किया है, अदरवाइज चीजें वहां पे सारी है। दोस्तों मेरा क्या मानना होता है कि ये थ्योरी कम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व होते हैं? एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएंगे, थ्योरी बहुत कम ही आती है, एक दो चैप्टर से थ्योरी आती है, बाकी मैक्सिमम क्या पूछते हैं, ये प्रैक्टिकल पूछते हैं। वो प्रैक्टिकल सॉल्व कब होते हैं, जब आपको थ्योरी पता होती है, थ्योरी याद होगी तो आप क्या कर पाओगे, प्रैक्टिकल सॉल्व कर पाओगे। तो यार पहले मुझे सेक्शंस याद करवाने पड़ेंगे, समझाना पड़ेगा उनको, डिटेल में याद करवाना है। तो क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार बच्चा अपने हाथ से लिख लेता है तो चीजें ज्यादा याद हो जाती है। और मॉड्यूल में क्या होता है, मॉड्यूल में थ्योरी है और एक एग्जाम्पल है। मैं क्या करता हूं कि जो थ्योरी लिखवाता हूं क्लास में, क्लास नोट्स जो हम बनाते हैं, वो क्लास नोट्स में जो मेरे नोट्स में सारी चीजें हैं वो, जो मॉड्यूल में सारी चीजें हैं वो, प्लस मैं क्वेश्चंस काफी सारे आपको सेक्शन के साथ ही करा देता हूं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में करवा देता हूं। तो हमारे पास क्या मटेरियल हो गया अब कि भैया क्लास नोट्स सबसे बेस्ट अपनी हैंडराइटिंग में लिखे हुए, प्लस उसमें आपको जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है वो भी मिल जाएगा, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ये देखिए मतलब मैं आपको अभी बताता हूं कि किस तरीके से हम करते हैं। जैसे मान लो कि अब ये है, अब जैसे हम क्लास में नोट्स बनाते, अब ये सारी चीजें हमने किस में कर दी, टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दी। ये अगर हमको कुछ स्टेप्स वगैरह लिखनी है तो हमने वो स्टेप्स वगैरह को इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया। ये क्लास, ये नोट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये सारे नोट, हैंड रिटन नोट्स मैं आपसे लिखवाऊंगा भी सही, आपको प्रोवाइड भी करूंगा। एंड दोस्तों क्या होता है कि सब मेरे को ये अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल, जैसे एक चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो उसकी पूरी थ्योरी भी यही है, और उसके जो मैं एग्जांपल्स करवा रहा हूं वो भी यही है। और आप आगे जाके देखेंगे, मैं भी नोट्स मिल वो देख नहीं पा रहा हूँ कहां पर है, तो मैं पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन भी वही, एक ही चीज करनी है बस, अपने नोट्स को इतना अच्छा तैयार करो, एग्जाम से पहले आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। एग्जाम से पहले आप मॉड्यूल नहीं पढ़ सकते, मेरे नोट्स रेफर नहीं कर सकते, टाइम लगता है एक दिन, अगर वो एक दिन के समय में आपको रिवीजन करना हो तो क्या है, ये नोट्स है। फिर दोस्तों टैक्स लॉ में आपको ये सब होने के बाद आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे क्या लिए जाएंगे, टेस्ट। क्या होता है, जैसे हो सकता है बेटा कभी मेरे सब्जेक्ट में एक एक महीने टेस्ट ना हो, क्योंकि मेरा एक चैप्टर हो सकता है एक महीना चले, दो तीन चैप्टर इनकम टैक्स में है जो काफी बड़े हैं, इट टेक्स अराउंड वन मंथ ईच, जिसमें हमें पूरा डिटेल में समझना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इट टेक्स टाइम। हर महीने के एंड में एक जैसी चैप्टर खत्म होगा अपन टेस्ट प्लान करेंगे, बिल्कुल टेस्ट रहेगा आपका रेगुलर। आपको क्लास में मैं चीजें सारी याद करा दूंगा 100%, पहले मैं समझाऊंगा और फिर मल्टीपल टाइम में रिवीजन कराता हूँ। मेरा थ्योरी पढ़ाने में एक्सपर्टीज है, मैं पहले भी जो सब्जेक्ट पढ़ता था वो थ्योरी था, तो थ्योरी में मुझे याद कराना अच्छे से आता है। टैक्स सब्जेक्ट ऐसा है बेटा, मैं आपको प्रोविजन बोलूंगा, कोई ऐसा प्रोविजन नहीं होगा जो आपको एक बार में समझ में ना आए, आपको ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगने लगेगा, आपको सब चीज एक बार में समझ में आएगी, बट एक समस्या रहेगी कि सर हम भूल जाते हैं, तो उसका एक तरीका होता है, आप भूलते हैं तो उसको मैं कैसे टैकल करता हूं, देखो मैं ना मल्टीपल टाइम रिवीजन करवाता हूँ। कैसे, जैसे हमने दो दिन जो पढ़ा, दो दिन जो पढ़ा, हम जब तीसरे दिन पढ़ेंगे तो हम पहले क्या करेंगे, पुराना दो दिन का रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हम 10वें दिन होंगे तो पहले 9 दिन का हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। फिर एक दिन क्या होगा, जैसे हम 20 दिन पढ़ चुके होंगे तो हम एक 20 दिन का पूरा रिवाइज करेंगे एक दिन, और उसके बाद ही क्या करेंगे आगे। और रिवाइज हम कभी भी देख के नहीं करते हैं, मैं कभी भी क्लास में रीड ही नहीं करता हूँ कोई चीजें, मैं पीडीएफ खोल के रीड या अंडरलाइन अंडरलाइन कुछ नहीं करता हूँ, मैं आपके साथ लिखता हूँ, मैं खुद लिखता हूँ। मुझे अगर चीजें याद है तो वो मैं ट्राई करता हूँ कि वो चीजें आपको भी क्या हो, याद हो। आप क्या होगा, माइंड से रिवाइज करते हैं, मैक्सिमम टाइम लिख लिया हमने, कॉपी बंद करते हैं माइंड से कि फर्स्ट डे हमने क्या पढ़ा था, कौन कौन सा सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन के अंदर क्या क्या बातें। आपके माइंड को ट्रेन करो, आपके माइंड को बताओ कि आपको क्या चीज याद है, क्या चीज याद नहीं है। आप क्या करते, मैंने बच्चों को देखा, थ्योरी पढ़ने वाले बच्चे मल्टीपल टाइम्स थ्योरी पढ़ते रहते, थ्योरी जैसे लॉ है तो कंटिन्यू बार बार पढ़ते रहे सर, फिर एग्जाम में तो भूल जाते। ऐसा इसलिए होता, यू आर डूइंग रीडिंग, आप माइंड से रिवाइज नहीं कर रहे। जिस दिन आपने अपनी माइंड की शक्ति को यूज करना चालू कर दिया और वो सीख जाओगे आप, और वो आप मेरे सब्जेक्ट में तो अप्लाई करिए, बाकी थ्योरी सब्जेक्ट में भी अप्लाई करना। क्या होता है कि अगर आपने माइंड से रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया, आप मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं करोगे,
3 महीने हम जो पढ़ेंगे ना, 3 महीने हम जो पढ़ेंगे वो 2 घंटे में रिवाइज करवा सकता हूं मैं आपको। इतना पावर है, बिना कॉपी खोले, बिना बुक देखे। आपके ऊपर है, आप वो कैपेबिलिटी डेवलप करते हो, मेरे साथ मेहनत करते हो नहीं करते हो। मेरे में इतनी एबिलिटी है कि मैं आपको ये कर सकता हूं कि 3 महीने की चीज 2 घंटे में आप सब लोग बोलोगे। सबसे एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, प्रैक्टिकली लोग बहुत ज्यादा होते हैं, तो क्लास में कम से कम 20-25% बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जो पूरा इनकम टैक्स जैसा मैं पढ़ाता हूं उस तरीके से वो लोग रिपीट भी करते। इट हैपेंस। एंड लॉ है तो बच्चे याद होना चाहिए। सर हमें क्या सेक्शन सेक्शन याद करने पड़ेंगे? जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे मैं आपको याद करवाऊंगा, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको याद हो। आपको सिर्फ इतना करना है कि कोई क्लास मिस नहीं करनी है, और क्लास मिस करते भी हो तो उसकी बैकअप रिकवरी देख लो। मैं आपको ये समस्या बताता हूँ मेरे सब्जेक्ट की, जिस वजह से बच्चा इसमें निपटता है और जिस बच्चे से इसको डिफिकल्ट लगता है। देखो क्या है, आपको निखिल सर कॉस्टिंग पढ़ाएंगे। कॉस्टिंग में आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, आपने वो चैप्टर पढ़ लिया। आपने वो चैप्टर हो सकता है किसी ने आधा पढ़ा, किसी ने आधा नहीं पढ़ा। निखिल सर नए चैप्टर पे आएंगे, नए चैप्टर के अंदर पुराने चैप्टर का कोई रेफरेंस नहीं होगा। लेकिन मेरा सब्जेक्ट ऐसा नहीं है भाई। मेरे सब्जेक्ट में क्या होगा कि सैलरी से इनकम कैसे निकालते हैं, कोई बिजनेस कर रहा है तो उसकी इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब होगा क्या कि आपने सैलरी वाला चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा, लेकिन बिजनेस, वो बंदा जब बिजनेस वाला चैप्टर पढ़ रहे उसमें ये लिखा रहा है कि वो सुबह पार्ट टाइम जॉब करता है और शाम को बिजनेस करता है। अब बताओ, आपसे वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे मल्टीपल चैप्टर का क्या होता है, मिक्सचर। एक व्यक्ति है जिसने शेयर्स बेचे, उसने सैलरी से भी इनकम अर्न करी और पार्ट उसने बिजनेस भी किया, तो भाई साहब 3 चैप्टर। अब 3 चैप्टर एक साथ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन क्या होता है, मर्ज बहुत करते हैं ये लोग इनकम टैक्स में। तो क्योंकि प्रैक्टिकली जब अपने पास क्लाइंट आता है तो एक इनकम लेके नहीं आता है कि हाँ मेरे पास सैलरी की इनकम है और टैक्स है। आज की तारीख में आप देखो हर कोई शेयर मार्केट करता है, तो सैलरी की इनकम अर्न करने वाला का कहीं ना कहीं शेयर मार्केट का काम भी होगा, तो शेयर मार्केट की इनकम पे कैसे टैक्स निकालना है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, मर्ज कर देते हैं मल्टीपल चैप्टर्स को। और जिन बच्चों को मल्टीपल चैप्टर्स मर्ज करके क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस नहीं होती है, उसको इन सब्जेक्ट में दिक्कत आती है। जैसे वो जो 35 मार्क्स की थ्योरी है ना, 35 मार्क्स की थ्योरी में 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। कितना? 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन, जिसमें वो आधा इनकम टैक्स पूछ लेते हैं। अब सर ये अच्छी चीज, मैं बताता हूँ ये बहुत अच्छी चीज है, ऐसा ऐसा इंस्टीट्यूट को करना चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन बने चाहिए। बताता हूँ क्यों। आप सोचो कि अगर किसी एक टॉपिक के ऊपर, एक सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, और वो सेक्शन का बहुत इन डेप्थ चले गए, तो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है। जब भी अलग अलग चैप्टर की मिक्सिंग की जाती है, उन चैप्टर्स के बेसिक प्रोविजंस लिए जाते हैं, ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं डाली जाती उसके अंदर। एकदम सेक्शन में घुस के कोई पॉइंट नहीं डालना चाहता, एक आध पॉइंट आ गया तो आ गया, लेकिन ऐसा नहीं करते इंस्टीट्यूट, बहुत कम। हमारे लिए अच्छा है अगर आपने उस उस प्रोविजन का बेसिक नॉलेज भी हो ना, तो भी वो आपसे क्वेश्चन बन सकता है। बस शर्त ये है कि आपको वो चीजें याद आनी चाहिए वहां पे। इनकम टैक्स को मैं ऐसा कहता हूँ, इनकम टैक्स इट्स लाइक गर्लफ्रेंड। अगर किसी की गर्लफ्रेंड हो तो वो एक रिलेट कर सकता है। लाइक ऐसा बुरा मत मानना लड़कियों, लड़कियों की एक आदत होती है कि यार वैसे वो चीजें याद बहुत रखवाती है लड़कियां। ऐसा बॉयज थोड़े से क्या चिल कूल होते हैं कि यार हाँ ठीक है। अब एकदम पहली बार कब मिले थे, किस दिन मिले थे, कहाँ मिले थे, मैंने क्या पहना था, तूने क्या पहना था, 1 मंथ एनिवर्सरी, 1 वीक एनिवर्सरी, 3 मंथ एनिवर्सरी, पता नहीं क्या क्या चीजें होती है। खुद उसका बर्थडे, उसकी मम्मी का बर्थडे, फिर उसका कभी एक्स रहा होगा तो फिर वो एक्स का भी बर्थडे याद रखो कि उस दिन वो परेशान होगी तो उस दिन अच्छे से बात करना है उससे, तो डेट्स याद रखनी है। बहुत सारी चीज याद रखनी पड़ती है कि उस दिन मैंने क्या पहना था बता दो। तो इनकम टैक्स में भी यही है कि अलग अलग टैक्स रेट्स होते हैं, कंपनी के लिए अलग होता है, इंडिविजुअल के लिए अलग होता है, एचयूएफ के लिए अलग होता है, अलग अलग अमाउंट होती है कि भैया इतने तक टैक्स नहीं लगेगा, इंडिविजुअल के लिए इतना टैक्स नहीं है, कंपनी के लिए इतने पे टैक्स नहीं है। ऐसा तो अब इतनी सारी अमाउंट्स क्या करनी है, याद रखनी, रेट्स आपको याद रखनी है, टेक्निकलिटी नहीं है, बट याद चीजें ज्यादा रखनी होती है। हाँ बट अब वो आपको आदत हो जाएगी रोहित, थोड़ा जब आप आओगे रिलेशन में तब आपको समझ में आएगा जो मैंने बोला है। बट इट हैपेंस, इट एक्चुअली हैपेंस, ऐसा होता है। तो वही आपसे इनकम टैक्स एक्सपेक्ट करेगा, मल्टीपल चीजें आप क्या रखें, याद। अच्छा याद कोई कब कर सकता है, सीधा रटना नहीं जा सकता, आपको पहले चीजों को समझना पड़ेगा, उस सेक्शन के लॉजिक पे आना पड़ेगा, उसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं मालूम, क्लास में मैंने देख बोलता हूं उनको, यार क्या होता है जैसे मैं कोई सेक्शन नया चालू कर रहा हूँ, अब है ना 5-10 मिनट लेट आ जाएंगे क्लास में। 5-10 मिनट लेट आए ना, वो क्या होता है सेक्शन चालू करने से पहले सेक्शन का बैकग्राउंड दिया जाता है कि सेक्शन आया क्यों। अब क्या होता है सेक्शन आया क्यों वो नहीं सुना, उस टाइम बात कर रहे फोन पे लगे, लेकिन अब वो सेक्शन समझने की कोशिश कर रहा है, उसको नहीं समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। आपको
मेरे से कम्युनिकेशन प्रॉपर रखना है। अभी हमारी दोस्ती नहीं हुई, धीरे धीरे हमारी सबकी क्या हो जाएगी, फ्रेंडशिप हो जाएगी। आप मेरे से जो डाउट चाहो वो डाउट पूछ सकते हैं। इसमें बहुत खतरनाक खतरनाक डाउट आएंगे और आपकी सोच बहुत खतरनाक खतरनाक होगी। बहुत, अबे प्रोविजन ही ऐसे हैं, प्रोविजन ही ऐसे है। अब मैं बोलता हूँ कि सेक्शन में बीबी कवर्ड है, बीबी के लिए बेनिफिट मिलेगा, तो आप पूछोगे सर कितनी बीबियां चलेगी, बच्चों के बेनिफिट बेनिफिट होगा तो कितने बच्चे चलेंगे, कहीं बोलते हैं अनलिमिटेड चलेंगे, कहीं बोलते हैं 2 बच्चों के लिए ही बेनिफिट दिया जाएगा। तो ऐसे आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम समझेंगे यहाँ पर इनकम टैक्स में। तो आपको डाउट्स आएंगे, मैं बोलूंगा रिलेवेंट डाउट्स में बिल्कुल एड्रेस करूंगा, इररिलेवेंट डाउट्स को मैं एकदम थोड़ा सा क्या करता हूँ, साइड में रख देता हूँ। मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा क्लास में डाउट पूछने का, क्योंकि डाउट क्या होगा, हर बार एकदम से उठ के आएगा। यहाँ मैं बोलूंगा बच्चा कवर्ड है, फिर मन में चलता सर वो अडॉप्टेड चाइल्ड हो तो क्या होगा, सर वो स्टेप चाइल्ड है तो वो क्या होगा, फिर वो ऐसा है वैसा है, तो आपके मन में बहुत सारी चीजें आएगी। तो मेरे को पता है डाउट्स क्या आते हैं, वो डाउट्स में सारे एड्रेस कर लूंगा एक टाइम के ऊपर। वो जब आप पूरा प्रोविजन सुन लोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। लेकिन क्या होता है, बीच में डाउट आ जाता है, बस मैं वहां रोकता हूँ। अदरवाइज मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, आप अपने डाउट्स जितने भी है मेरे से क्लियर करें, मेरे से कम्युनिकेट करें, आपको जो आ रहा है जो नहीं आ रहा है, जिसके लिए आप वापस बोलते हो कि सर हमको ये वापस समझा दो, इसको वापस पढ़ा दो, आप कम्युनिकेशन प्रॉपर रखेंगे। अगर मान लो 20% लोगों को भी नहीं आया तो मैं उनके लिए अलग से क्लास लेके संडे के दिन आके उनके लिए वापस से वो चीज समझा दूंगा। आप बस कम्युनिकेट करें, ज्यादा बेटर रहेगा। तो बच्चों इनकम टैक्स मॉड्यूल मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि मॉड्यूल प्लस नोट्स की एवरी चीज और पास 20 अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चन आपकी क्लास नोट्स में होंगे। एंड फिर आपको क्या देना है, टेस्ट। ठीक है, टेस्ट पेपर मैं खुद नहीं बनाता हूँ, टेस्ट पेपर मैं किसी सीए से बनवाता हूँ, और वही कॉपी क्या करता है, चेक। ऐसा नहीं हो कि यार मैं क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा तो प्रॉब्लम क्या है, जो मैंने पढ़ाया उसके आसपास तो इंसान का दिमाग घूमता ही है। एक रैंडम एक इंसान पेपर बनाए तो ज्यादा बेटर होता है, तो मैं उस तरीके से टेस्ट प्लान करता हूँ। ठीक है साहब, तो मैंने आपको ये बताया, ये हमको क्लास में इन बातों का ध्यान रखना है। रेगुलर अटेंड करो, जो छूट गया है वो चीज वो चीज आप रिकवर करो, और बेशरम बन जाना, डाउट पूछने में बेशरम बन जाना, शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर आपको शर्म आई मतलब आपका खेल खत्म। अब दोस्तों आगे बढ़ता हूं मेरा अभी एक प्रश्न है आप लोगों से, कि क्या सरकार किसी भी मैटर पे टैक्स लगा सकती है क्या? क्या सरकार किसी भी मैटर पे टैक्स लगा सकती है क्या? वेरी गुड, आपने तो कह दिया, एकदम सही बात कह दी आपने। मेरा क्वेश्चन ऑनलाइन से भी रहेगा कि यार बताओ यार, क्या सरकार सांस लेने पे टैक्स लगा सकती है क्या? सांस लेने पे टैक्स क्यों नहीं लगा सकती बॉस? अरे पॉपकॉर्न पे लगा दिया ना। हाँ वो तो उसने बोल ही दिया, आप लोगों ने तो सुन ही लिया, यहाँ पे मैं ऑनलाइन पूछ रहा था। नहीं उस पे है ना, सांस लेने पे क्यों नहीं लगा सकते? देखो बच्चों, हम उसी मैटर पे टैक्स लगा सकते हैं जो कहाँ लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। जिस मैटर में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा उसके ऊपर क्या नहीं लगाया जा सकता, टैक्स नहीं लगाया जा सकता। जो बच्चे अवेयर नहीं होते ना, वो लोग क्या बोलते हैं, सर सांस को गिनेंगे कैसे, मेजर कैसे करेंगे, क्या नेचुरल रिसोर्सेज पे भी टैक्स लग सकता है क्या? अरे पानी पे भी टैक्स लगा देते वाटर टैक्स करके, तो हवा पे भी लगा, सांस पे भी लगा सकते हैं। बट बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या नहीं दे रखी है, परमिशन नहीं दे रखी है। तो फर्स्ट चीज ये होती है कि पावर टू इम्पोज टैक्स, ये कहां से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 टाइप के टैक्स लॉ दे रखे हैं, एक हो रहे हैं डायरेक्ट टैक्स लॉस, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। अच्छा मुझे बताएगा कोई, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स लॉ? हाँ जिसका लाइबिलिटी, पहले अटेंड कर रखे क्या क्लास? नहीं, वेरी गुड, अच्छा नॉलेज है आप लोगों का, वेरी गुड। एक वर्ड होता है वर्ड लाइबिलिटी, और एक होता है बच्चे वर्ड बर्डन। देखो, आज मैं इनकम अर्न कर रहा हूं, मैं आज इनकम अर्न कर रहा हूं तो मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन क्या मैं अपनी फीस के साथ इनकम टैक्स भी रिकवर कर सकता हूं क्या? नहीं। सरकार ने बोला बर्डन तेरा है, तो बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता, तो लाइबिलिटी किसकी है, मेरी है, और बर्डन में किसी और पे नहीं डाल सकता। तो लाइबिलिटी और बर्डन क्या होता है, सेम पर्सन पर होता है। अगर लाइबिलिटी और बर्डन सेम पर्सन पर है तो वो क्या कहलाएगा, आपका डायरेक्ट टैक्स लॉस। और इनडायरेक्ट टैक्स लॉ में क्या होता है कि जैसे ना आप नाटा पे भी हमको फीस देंगे, तो हम फीस तो लेंगे और साथ में जीएसटी भी, हम सरकार को जीएसटी देंगे, मतलब लाइबिलिटी तो किसकी है, लाइबिलिटी तो है नाटा एकेडमी की। लेकिन बच्चे नाटा सर अपनी जेब से थोड़ी भर रहे हैं, वो तो आपकी फीस के साथ आपसे क्या कर रहे हैं,
जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब बर्डन क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। बर्डन किस पे आ गया, कस्टमर पे। तो भैया बर्डन अगर कस्टमर पे आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, आपका इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्टली आपने सरकार को क्या कर दिया, नाटा एकेडमी के थ्रू टैक्स दे दिया। ठीक है, सो लाइबिलिटी वाला वर्ड और बर्डन वाला वर्ड याद रखिएगा। तो फिर इधर आ जाते हैं। अच्छा, सरकार टैक्स लगाती ही क्यों है, वाई, वाई टैक्स, सोर्स ऑफ इनकम, बिल्कुल करेक्ट है ना, सोर्स ऑफ इनकम है। देखो सरकार चाहे तो खुद बिजनेस करके भी कमा सकती है। सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, सरकार के पास पैसा या तो उनके पास ऐसे सोर्सेस हो कि जिनसे उनकी कमाई हो रही हो, या इंडिया में बहुत ही कुछ टूरिज्म आ रहा हो, या गोल्ड हो, या फिर इंडिया के पास कुछ ऐसी चीज आ जाए, यूरेनियम ही आ गया, खजाना मिल गया अपने पास, तेल आ गया, तो इनको अपन क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करके पैसा अर्न कर सकते हैं, सरकार के पास आ जाएगा। लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एक ही चीज सबसे ज्यादा है, वो है जनसंख्या। 140 करोड़ हो गए भैया, चाइना को छोड़ दिया पीछे, परफॉर्मेंस देख रहे हो इंडियंस की। अब देखो इतने सारे लोग हैं, इनको चलाना है, इनको चलाने के लिए पैसा आएगा, तो पैसा सरकार के पास कम पड़ता है, तो सरकार क्या लगा देती है, टैक्स। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज होती है जहां पे टैक्स नहीं लगता, नाम सुना है, ऐसी कोई सी कंट्रीज है जहां पे टैक्स नहीं लगता। दुबई, इनकम टैक्स नहीं लगता, आप बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं, वहां जीएसटी लगता है 5%, लेकिन इनकम टैक्स नहीं लगता। सऊदी अरेबिया नो इनकम टैक्स, मॉरिशियस नो इनकम टैक्स। तो ये अपना देश कैसे चलाते हैं, टूरिज्म वगैरह से, इनका तेल वेल है, तो इनके पास क्या होता है, वो करके पैसा आ जाता है, इन लोगों पे टैक्स नहीं लगता, वहां की कंट्रीज में टैक्स नहीं है। इंडिया एक हाई टैक्स रेट कंट्री है, अच्छा खासा हमसे क्या लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है। और यही रीजन है बच्चों, यही रीजन है कि यार इंडिया लोग छोड़ के जा भी रहे, सब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक रिपोर्ट पढ़ी थी मैंने, जो मिलीनियर्स है, जो बहुत कमा रहे हैं ना, वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि अगर कोई ज्यादा कमाता है तो इंडियन टैक्स रेट 40% तक पहुंच जाती है, इंडियन टैक्सेस रीचेस 40%। अमेरिका में 40% है बेटा, अमेरिका में भी 40% है, हो सकता है कुछ और एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह करके 50 हो जाता हो, बट 40% है। लेकिन एक बात बताता हूँ, अमेरिका में टैक्स 40% है, लेकिन 40% के बाद उनका एजुकेशन सिस्टम देख लो, उनका हेल्थ का सिस्टम देख लो। भाई जो इंसान टैक्स पे कर रहा है उसको फायदा कितना है, अपने वहां टैक्स पे करने वाले का फायदा क्या है, कोई फायदा नहीं। मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, आप लोगों को भी टेंशन नहीं होगा, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, मेरा पैसा लाडली बहन के पास जा रहा है या बदमाश भाई के पास जा रहा है, इन्हीं के पास पैसा जाता है, इनको ये योजना में दे दिया, उसको ये योजना में कर दिया, किसानों के लिए कर दिया। भाई हम किसी को बस पैसा 500 500 1000 रुपए बांट रहे, उनको स्किल, भाई स्किल पे खर्चा करो यार, पैसा सही जगह तो खर्चो, हमारे को भी थोड़ा फायदा मिले। और दूसरी चीज, जो लोग हैं वो आदत नहीं बन जाए कि हाँ मेरे अकाउंट में 500 रुपए आ रहे। इस बार बजट में आपने अभी बहुत, आप इंस्टाग्राम तो अपन सब चलाते हैं, इंस्टाग्राम अपन सब चलाते हैं, अपने देखा होगा सीतारमण जी के अगेंस्ट में लोग कितना बोल रहे थे, कितना टैक्स ले रहे हैं, कितना मिडिल क्लास परेशान है, सर दुखा दिया मिडिल क्लास का। एक्चुअली में सरकार तक ये बात पहुंची, सोशल मीडिया की वजह से सरकार ने इस बजट में, जो ये बजट अभी आया है 2025 में, कल जो बजट था, 12 लाख तक उनने बोल दिया है कि टैक्स नहीं है, वहां तक बात पहुंची है। और हाँ, अब मैं बोल सकता हूं कि मिडिल क्लास को सही में थोड़ी सी क्या करी है, राहत दी गई है। देखो ऐसा नहीं था कि पहले भी लोग 12 लाख पे टैक्स पे कर देते थे, लेकिन 12 लाख की इनकम को छुपाते थे, या कुछ तरीके से टैक्स बचाने की कोशिश करते थे। अब वो तरीका अपनाने की भी जरूरत नहीं है, सरकार ने 12 लाख तक सीधा, बिना किसी इफ एंड बट के, नहीं तो क्या है, वो 12 लाख जो होते थे, जैसे कि पहले के जो बजट थे उसमें होता था 12 लाख तक टैक्स नहीं है, लेकिन इफ एंड बट आ जाते थे। इस बार इफ्स एंड बट्स नहीं है, इस बार स्ट्रेट फॉरवर्ड विन है। अच्छा किया, बट एक बात बताता हूँ, ये बजट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब ये जो हम पढ़े, ये जो बजट आया है, आपकी एग्जाम जो जनवरी में होगी उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपके लिए वो बजट एप्लीकेबल नहीं, नहीं हमारे इनकम टैक्स में अलग चलता है बेटा, 6 महीने वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता हमारे लिए। जो बजट 23 जुलाई 2024 को आया था, कब, पिछले साल 23 जुलाई 2024 को बजट आया था। जनरली बजट 1 तारीख को ही आता है, हमेशा 1 फरवरी को आता है, लेकिन पिछले साल चुनाव थे, इलेक्शन थे, तो इलेक्शन वाले ईयर में दो बजट्स आते हैं, एक होता है एंट्रीम बजट और एक होता है फाइनल बजट। तो चुनाव से पहले, चुनाव शायद अप्रैल मई में हुए थे शायद चुनाव, है ना, तो उसमें यह था कि यार 1 फरवरी का जो बजट आया था वो इंटरिम बजट था,
उसके बाद एक रिवाइज बजट आया जो कि फाइनल बजट था। आप लोगों के लिए वो एप्लीकेबल है, और वो एक ही अटेम्प्ट मिलेगा। देखो अभी क्या है, मई अटेम्प्ट देने वालों के लिए भी वही एप्लीकेबल है, सितंबर वालों के लिए भी वही एप्लीकेबल है। तो मई वालों को तो क्या होगा, गलती से कुछ होता है तो सितंबर अटेम्प्ट मिल जाएगा, सितंबर में कुछ होता है तो फिर क्या मिल जाएगा, जनवरी अटेम्प्ट। आप लोगों के अटेम्प्ट के अंदर फिर से नया है सब कुछ। नया टैक्स आए तो नया है ही सही, और नया टैक्स नहीं आए तो भी नया है, क्योंकि मई अटेम्प्ट के अंदर फिर से आपको जो नया बजट आया है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। बट हाँ, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, टैक्स रेट के अलावा सरकार ने कोई इतना कुछ चेंज किया ही नहीं है। टैक्स रेट्स के अलावा कोई मेजर चेंजेस नहीं। मैं बजट पढ़ रहा था, है ना, आज तो बजट सेशन भी है। आप लोगों को बोला होगा बजट सेशन के लिए, आज इनविटेशन होगा। फोटो आई थी। वैसे तो देखो आप बैठोगे तो आपको इतना कभी समझ में शायद ही आए, क्योंकि अभी तो अपने टैक्स पढ़ना स्टार्ट किया ही नहीं है। ठीक है, अब वो भीड़ इकट्ठी करने के लिए मैसेज भेजा, वो अलग बात है। बट यस, आइएगा बजट सेशन में आके बैठने की कोशिश करना, कुछ कुछ तो इनपुट्स मिलेंगे। टैक्स से रिलेटेड तो देखो आपको शायद ही कुछ समझ में आए, क्योंकि हम जो डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा लेवल का डिस्कशन करेंगे। जिन लोगों ने टैक्स ऑलरेडी पढ़ रखा है उन लोगों के लिए ही काम का रहेगा। और उल्टा इस बार तो ये है कि अभी सारी बैचेस नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, सब नहीं है, ये आपकी नहीं फिर उसकी पुरानी नहीं, तो उनमें अभी टैक्स रेट्स के बारे में हमने डिस्कशन क्लास में किया ही नहीं है। बट यस, Deepak sir will be giving various inputs on the budgets on the economic point of view. I will be taking अभी आई मीन कितना टाइम आ रहा है यहाँ पे, आई थिंक 1:30 बजे से है शायद, बच्चे 1:30 बजे से। तो यू विल कम टू नो, आपको पता चलेगा बजट में होता क्या है। बजट में होता क्या है, आप सोचोगे कि इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है तो वो अपनी जगह है, तो सर आप बजट बजट क्यों करते हो। बजट से कि आपको टैक्स रेट कहां देना हो चाहिए, इनकम टैक्स में देनी होनी चाहिए ना, तो बजट इज वाई वी हैव बजट। सी क्या होता है कि यार, इनकम टैक्स लॉ मैंने इसलिए कहा कि इनकम टैक्स का नॉलेज चाहिए, तो इनकम टैक्स में इनकम कैसे निकालते हैं ये लिखा है, टैक्स रेट्स क्या होती है ये बजट में लिखी होती है। तो मतलब आपको किसका नॉलेज होना चाहिए, बजट का भी नॉलेज होना चाहिए। आप इनकम टैक्स तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब आपको, बजट का नाम होता है एनुअल फाइनेंस एक्ट, उसको क्या कहते हैं, एंड फाइनेंस एक्ट। और एनुअल फाइनेंस एक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि हर साल क्या होता है, आता है। तो अभी जो अपना फाइनेंस एक्ट है वो 2000 क्या है 25, आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपके लिए तो कौन सा एप्लीकेबल है, जो इसके पहले वाला फाइनेंस एक्ट आया था, वो फाइनेंस एक्ट जो 2024 है वो आपके लिए क्या है एप्लीकेबल फॉर योर एग्जाम। ये 25 है, लेकिन वी विल बी डिस्कसिंग ऑन इट कि यार क्या होता है। मैं थोड़ा इनपुट दूंगा कि बजट में कैसे टैक्स रेट्स होती है, कहाँ लिखी होती है टैक्स रेट्स, सरकार ने क्या क्या स्कीम बनाई है। और जो आप बोल रहे हो, हम रील्स देख के तो बहुत इजीली बोल देते हैं कि 12 लाख तक टैक्स नहीं है। आज मैं वो प्रूफ करूंगा कि ऐसा नहीं है कि 12 लाख तक टैक्स नहीं है। 12 लाख पे भी क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। 12 लाख पे भी टैक्स लगता है, सिर्फ बोलने की बातें होती है दोस्तों। आप वहां जब हम पढ़ेंगे तो जिनकी नॉर्मल इनकम होती है ना, सैलरी, बिजनेस बिजनेस की इनकम, उन लोगों के लिए ये बेनिफिट है। लेकिन आपने शेयर्स वगैरह बेच दिए, या फिर आपने लॉटरी इनकम कर ली कुछ अर्न, ऐसी बहुत सारी इनकम है जो स्पेशल रेट से क्या होती है, टैक्स होती है। उन इनकम, हाँ कैपिटल गेन्स, ये बात कैपिटल गेन्स पे थोड़ी एप्लीकेबल है। ये बात तो सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल है, नॉर्मल इनकम्स के ऊपर एप्लीकेबल है। अब मान लो कि कोई इंसान लॉटरी जीतता है ना, गैम्बलिंग वगैरह करी, लॉटरी जीती, कैसीनो वगैरह में गया, उसको 3 लाख रुपए कमाए उसने। 3 लाख के ऊपर 30 लाख के ऊपर 30% से क्या लगता है, टैक्स। 3 लाख का 30% करोगे तो कितना आ जाएगा, 90,000। 3 लाख पे भी टैक्स देना है उसको, तो उसको तो 3 लाख पे भी टैक्स देना है। तो ये सारी बातें हम क्या होता है, रील्स देख के तो समझ जाते हैं कि यार ये चल रहा है वो चल रहा है, बट जब हम लॉ के अंदर घुसते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि ये सब चीजें। मैं ये भी प्रूफ करूंगा उस बजट, अभी जो बजट सेशन है उसके अंदर। टाइम मेरे को पता नहीं कितना देंगे, मेरे को बोला है कि 1-1.5 घंटे के अंदर दीपक सर मेरे को सबको खत्म करना है। मेरा ही 1 घंटा लग जाएगा मेरे को, क्योंकि मुझे ये बताना है कि पहले भी ऐसा ही हुआ करता था कि यार लोग 12-15 लाख तक टैक्स नहीं देते थे, आज भी वही होता है। अब उन्हें कर दिया, अब उन्हें लीगली कर दिया, 12-15 लाख तक कोई टैक्स देता ही नहीं था, क्योंकि वेरियस प्रोविजंस एप्लीकेबल होते थे। और ये 12 लाख वाली जो बात है ना दोस्तों, सरकार ने इतने बेनिफिट्स छीन लिए हैं ना, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स वो छीन लिए हैं, उसके बाद ये 12 लाख बोल रहे हैं, उसके बाद 12 लाख बोल रहे हैं। तो ये क्या है, कैसे है, ये सब मैं आप लोगों को उस बजट सेशन में एक्सप्लेन करूंगा। बट आपको तो क्लास में ज्यादा समझ में आएगा जब हम क्लास में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा तो उनको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ठीक है साहब, तो मैं इधर आ जाता हूं अभी। तो पावर टू इम्पोज टैक्स कहां से आता है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। वाई टैक्स तो भैया, हाँ
बजट वाली क्लास की इंफॉर्मेशन कौन से ग्रुप में है ना रन करने के लिए चाहिए। अभी देखो ना इस बार बजट में क्या बोला इनने। देखो अभी तक 2014 में बीजेपी सरकार आई थी, 2014 से इनने कोई टैक्स रिलीफ ढंग से नहीं दी है। क्यों? क्योंकि देखो सरकार को ग्रोथ करनी है, अब ग्रोथ करनी है तो सरकार के पास क्या चाहिए? पैसा। तो अब वो टैक्स बेनिफिट दे देंगे तो सरकार के पास खजाने की क्या हो जाएगी? कमी। तो ग्रोथ कैसे करेंगे? तो सरकार ने इतने सालों तक ढंग से टैक्स बेनिफिट नहीं दिया, लेकिन सरकार ने बोला यार इतना सब कुछ करके भी देख लिया, फिर भी रियल ग्रोथ इंडिया के अंदर नहीं आ रही है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, लोग खर्च ही नहीं कर पा रहे। तो सरकार ने इस बार बोला कि हम लोगों को बेनिफिट देते हैं, मिडिल क्लास को बेनिफिट देंगे। तो मिडिल क्लास को बेनिफिट देंगे, उनके पास टैक्स बचेगा, अगर उनका टैक्स बचेगा तो उनके पैसे बचेंगे, पैसे बचेंगे तो वो इन्वेस्ट करेंगे या गुड्स वगैरह मोबाइल फोन खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो भैया पैसा कहाँ आएगा? कंपनीज के पास। कैसा आएगा? शेयर मार्केट में पैसा आएगा, प्रॉपर्टी में। तो जीएसटी के थ्रू क्या कर लिया जाएगा? टैक्स ले लिया जाएगा। मतलब सरकार क्या करेगी? उस पर जीएसटी थोड़ी छोड़ा, जीएसटी तो आप शेयर्स खरीदोगे तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लग जाएगा। आप अगर गुड्स खरीदोगे तो जीएसटी वगैरह क्या हो जाएंगे? आपके लग जाएंगे। मकान खरीदेंगे तो स्टैंप ड्यूटी। तो सरकार के पास कहीं और से पैसा आ जाएगा, लेकिन कंपनीज पैसा तो आएगा ना, और कंपनीज के पास भी तो पैसा आएगा। लोग मोबाइल फोन की बिक्री बढ़ेगी, और जो एफएमसीजी सेक्टर था हमारा बहुत नीचे चल रहा था, लोगों के पास पैसा ही नहीं था, पैसा आएगा तो लोग चीजें खरीदेंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिकेंगे, टीवी बिकेगा, एसी बिकेगा, कार बिकेगी। सरकार ने ये सोचा, और ये सही सोचा है, बहुत सही सोचा। यस यू कैन ऑल्सो अटेंड बेटा, वो अटेंड करना है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि है ना, किसी को हम ये नहीं प्रूव कर पाएंगे कि हमने अभी इनकम टैक्स पढ़ना चालू नहीं किया है। आप सबको पता है, आपके रिलेटिव को, कि आप सीए कर रहे हो, उनको क्या पता कि इनकम टैक्स अभी आता है कि नहीं आता है? वो तो आपसे आके क्वेश्चन पूछ लेंगे, आप क्या बोलोगे? और लोगों को मैं देखता हूँ ना, लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स का नॉलेज तो आधा अधूरा यूट्यूब पे डाल देते, वो इंस्टाग्राम पे डाल देते, हम उसको सच मान लेते हैं, और वो बहुत बड़ी गलती है। ये सरकार ने भाई इतनी रिसिप्ट हुई सरकार की, 34 यानी 35 लाख करोड़, और खर्चे कितने हैं सरकार के? ना लाइक एस्टिमेटेड फिगर्स है जो नेक्स्ट ईयर के होंगे, मतलब अगले साल उनको रिसिप्ट होगी कितने की? 34 यानी 35 लाख करोड़ समथिंग की खर्चे होंगे सरकार के। 50 लाख 65 हजार करोड़, तो ये सारे हैं। और नेट टैक्स रिसीप्ट्स इतने की आने वाली है उनके पास, ठीक है। तो इतनी होगी, इतने का लोन उठाना पड़ेगा। मतलब भैया मार्केट से कितने का लोन उठाना है? 14 लाख 82 हजार लाख 14 लाख करोड़ रुपए, यानी और मोटा मोटी 15 लाख ही मान लो। 15 लाख करोड़ का मतलब फिर से भारत सरकार के ऊपर क्या आएगा? कर्जा। हम हमेशा डेफिशिएट में चल रहे हैं, अपनी इकोनॉमी कहाँ पर है? डेफिशिएट में ही है। दीपक सर ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे। मैं इसका जो टैक्स पार्ट वाला पार्ट है ना, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है कि टैक्स लगाया जा सकता है, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि कौन लगाता है? हु मेक्स टैक्स लॉस? टैक्स लॉ कौन बनाता है? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। टैक्स लॉ बनाती कौन है मालूम है? पार्लियामेंट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो ड्राफ्ट बनाती है, ड्राफ्ट बना के उसका बिल प्रेजेंट करते हैं, और बिल पास करना कौन करता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल है ना। तो वो हमारे क्या करते हैं? टैक्स लगाते हैं। देखो हमारे देश में डुओपोली है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो देखो कुछ टैक्सेस लगाने का पावर किसके पास है? सेंट्रल के पास। इन कुछ टैक्सेस लगाने का पावर किसके पास है? स्टेट के पास। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इनकम टैक्स लगाने का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कस्टम ड्यूटी लगाने का पावर जो है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कस्टम, अच्छा एक बात बताओ ना बच्चों, एक वर्ड होता है टैक्स, जैसे मैं बोलता हूं इनकम टैक्स, एक होता है जीएसटी। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और अभी मैंने क्या बोला बच्चों? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ड टैक्स एंड द ड्यूटी? कभी सोचा इस बारे में? एक पहले लगता था एक्साइज ड्यूटी करके लगती थी, तो पहले लगती थी एक्साइज ड्यूटी, तो उसको अपन ड्यूटी क्यों बोलते? कभी टैक्स बोलते, कभी ड्यूटी बोलते। एनी आइडिया? मैं बताऊं?
देखो क्या है कि ऐसा ड्यूटी इज अ टाइप ऑफ अ टैक्स, लेकिन ऐसा टैक्स जो सिर्फ गुड्स पे लगे उसको क्या कहते हैं, ड्यूटी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे क्या लगती है, कस्टम ड्यूटी। गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगती थी, एक्साइज ड्यूटी। आज भी एक्साइज ड्यूटी लगती है बेटा, शराब वराब पे आज भी क्या लगती है, एक्साइज ड्यूटी लगती है। पुराने टैक्सेस आज भी लगते हैं कुछ, लेकिन पेट्रोल पे लगते हैं और इधर से अपने डीजल पे लगता है, अल्कोहल वगैरह पे पुराने टैक्सेस भी लगते हैं। इनकम टैक्स, देखो हम सर्विस दे रहे हैं तो भी हमारे पे क्या लग रहा है, इनकम टैक्स। और कोई बिजनेस करके पैसा कमा रहा है तो भी क्या लग रहा है, इनकम। तो ऐसा टैक्स जो दोनों पे अप्लाई हो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज टैक्स। पार्लियामेंट, अच्छा पार्लियामेंट कैसे बनाती है बिल, कैसे एक्ट बनाती है, हाउ, बिल पास करके लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, प्रेसिडेंट की क्या मिलेगी, अप्रूवल मिलेगी। तो फिर हम क्या करेंगे, बिल जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्ट। बिल बनता है एक्ट। अच्छा पहले लोकसभा में पास होता है कि राज्यसभा में पास होता है, किसी में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, किसी में भी हो, जैसे जीएसटी था तो पहले राज्यसभा में कुछ पास हुआ था और फिर कहां पास हुआ था वो आपका लोकसभा में, कहीं पे भी हो सकता है बेटा, कोई समस्या नहीं है उसमें। नहीं कर सकती, हाँ कर सकते हैं, वो बात बिल्कुल ठीक है, बट पास पहले कहीं पर भी हो सकता है। फिर अच्छा, अगर कोई चीज बिल से एक्ट बन गई, जैसे इनकम टैक्स एक्ट बन गया, तो जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, ये सब आपको कल बताऊंगा मैं कि ये 1961 का रीजन क्या है। वैसे तो अभी सुन लो हल्का सा ही कि पास कब हुआ था, 1961 में, इसलिए इसके आगे क्या लग गया, इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक बात याद रखना, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पास हुआ था लेकिन लगने नहीं लगा था। इनकम टैक्स लगा था इंडिया में 1962 से, पास कब हो गया था ये बिल, 1961 में। सर क्या 1962 से पहले कोई टैक्स नहीं लगता था क्या, लगता था। 1962 से पहले पुराने टैक्सेस जो थे, पुराने टैक्स लॉस, इनकम टैक्स एक्ट 1920 करके कुछ था, मुगलों के टाइम पे भी क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। हिस्ट्री के बारे में बात करने का कोई सेंस नहीं है, सबको अपना एरिया चलाने के लिए, अपनी प्रजा को मेंटेन करने के लिए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, हिस्ट्री की बात करने से कोई सेंस नहीं रहेगी। और 1961 भी हिस्ट्री हो जाएगा क्योंकि नया टैक्स कोड आ सकता है जिसका नाम रहेगा डीटीसी, डायरेक्ट टैक्स कोड 2025, अगर पास होता है तो। अब बात ये आती है कि बच्चे कोई एक्ट बन गया तो एक्ट को प्रॉपर चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, वेरी गुड, उसको चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करती है रोहित भाई, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करती है बिल्कुल, लेकिन अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल कौन है, गवर्नमेंट। भाई मैं ऑडिट करता हूं, मैं अपने आर्टिकल को भेज देता हूं, कर आर्टिकल रहा है, लेकिन रेस्पॉन्सिबल कौन है, मैं हूं, मैंने भेजा है उसको। तो गवर्नमेंट इज दी अल्टीमल रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश में सारे लॉस का क्या हो, पालन हो। इन रूलिंग पार्टी का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो हु इज रेस्पॉन्सिबल बेटा, प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी लॉ जो भी फॉर्म हुए हैं उनका इंडिया में पालन हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत काम है, सिर्फ इनकम टैक्स ही तो थोड़ी है उनके पास, कंपनी लॉ थोड़ी है उनके पास, बहुत सारी चीजें, उनको घूमना भी है, बाहर भी जाना है, लोगों से बात भी करनी है, सारी चीजें करनी है उनको। तो बेटा प्राइम मिनिस्टर ने ये काम डेलीगेट कर दिया, किसको कर दिया, किसको कर दिया, फाइनेंस मिनिस्टर को। ये काम डेलीगेट कर दिया गया है किसको, फाइनेंस मिनिस्टर को। नाउ फाइनेंस मिनिस्टर, अपनी फाइनेंस मिनिस्टर कलील ने बजट प्रेजेंट किया है, निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। सो ये फाइनेंस मिनिस्टर है, शी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनकम टैक्स, शी इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर दी जीएसटी, शी इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर दी कस्टम ड्यूटी। फाइनेंस का काम, जो भी टैक्सेशन का काम है उसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल। लेकिन बेटा एक बात सोचो, क्या फाइनेंस मिनिस्टर अकेली पूरे देश के सारे टैक्स लॉ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, जीएसटी सब हैंडल कर पाएगी क्या, नहीं। ही शी इज रेस्पॉन्सिबल, बट उन्हें क्या कर रखा है, फाइनेंस मिनिस्टर ने को हेल्प की जरूरत है। तो फाइनेंस मिनिस्टर को अच्छे एग्जीक्यूटिव्स की क्या है, जरूरत है, हेल्प की जरूरत है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने अंडर दो बॉडी बनाई है,
उसको बोलते हैं सीबीडीटी और सीबीआईसी। सीबीडीटी अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसी नॉलेज कि यार ये सब होता है कि इनकम टैक्स में फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या रोल है, सीबीडीटी का क्या रोल है। सीबीडीटी का बच्चों फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और सीबीआईसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, है ना। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स करके ये है। ये निखिल सर आपको हैंडल करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का। सीबीडीटी के अंदर बच्चे, सीबीडीटी क्या होती है, एक बॉडी है, एक बॉडी है, और इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी? हाँ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्था है जो किसी स्पेशल एक्ट से क्या की गई है, फॉर्म की गई है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी। स्पेशल एक्ट, हमारे देश में एक एक्ट है, इंडियन रेवेन्यू एक्ट, इंडियन रेवेन्यू एक्ट करके है, आईसीआई। यस, आईसीआई भी स्पेशल एक्ट से क्या किया गया है, फॉर्म किया गया है। वैसे ही हमारे देश में एक और एक्ट है, इंडियन रेवेन्यू एक्ट। उस रेवेन्यू एक्ट के थ्रू क्या फॉर्म किया गया है, सीबीडीटी। सीबीडीटी के अंदर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, सीबीडीटी के अंदर मेंबर्स होते हैं, सीबीडीटी के अंदर 6 मेंबर होते हैं, अलग अलग फील्ड से आते हैं, जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। अकाउंटिंग में एक्सपर्ट है, इन्वेस्टिगेशन में एक्सपर्ट है, टैक्सेशन में क्या है, एक्सपर्ट है। तो ऐसे अलग अलग फील्ड से 6 मेंबर्स को ढूंढना जाता है, प्लस बच्चे एक चेयरपर्सन होता है सीबीडीटी के अंदर। तो टोटल मिला के ऐसे कितने लोग हो गए, 7 लोग। ये ना काफी काफी नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, लॉ फील्ड से कोई रिटायर्ड जज होगा, या फिर बहुत ही अच्छे लाइक अकाउंटिंग का नॉलेज रखने वाले व्यक्ति होंगे, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई बहुत ही अच्छा ऑफिसर होगा जो अच्छे लेवल पर पहुंच चुका है। जैसे चीफ कमिश्नर है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, उनको प्रमोट करके कहां पहुंचा दिया, सीबीडीटी में पहुंचा दिया जाता है। ये एडवाइस करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को कि किस तरीके से हम टैक्स कलेक्शन करें, क्या पॉलिसीज अपनाएं, क्या चीजें चेंज करने की जरूरत है, कैसे बेटरमेंट किया जा सकता है। ये चीज होती है सीबीडीटी के अंदर। और भी देखो दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास खुद के अपने एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं, वो तो हेल्प करते ही करते हैं, साथ में सीबीडीटी भी क्या करती है, अपने इनपुट्स देती है। और सिर्फ काम किस पे करती है, आपके इनकम टैक्स के ऊपर। इंडिया में एक ही डायरेक्ट टैक्स बचा है बच्चों, इनकम टैक्स। पहले एक वेल्थ टैक्स करके होता था, अब वो हटा दिया, वेल्थ टैक्स हटा दिया गया है, अब सिर्फ इनकम टैक्स ही है। अब यहाँ पे, अच्छा, अब यार देखो, फाइनेंस मिनिस्टर और ये 6 और 1 कितने हो गए, 7 लोग। यार ये 7 लोग मिलके ये जो रियल स्टेट टैक्स, आप स्टैम्प ड्यूटी की बात कर रहे हैं बेटा, स्टैम्प ड्यूटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। बताओ, मैं देखो, जैसे मैंने भी अपना ऑफिस खरीदा, ठीक है, तो जिसने बेचा उसने स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करी, इनकम तो किसकी हुई, जिससे मैंने ऑफिस खरीदा उसकी हुई, लेकिन उसने मेरे से स्टैम्प ड्यूटी भरवाई। तो स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट डायरेक्ट टैक्स बेटा। जो खरीदता है, परचेजर है, वो भरता है ना स्टैम्प। आप रजिस्ट्री कराने जाओगे ना, यू हैव टू पे स्टैम्प ड्यूटी। आपकी इनकम थोड़ी हुई, आपका तो क्या हुआ, खर्चा हुआ, ऐसा। अब क्या है, सीबीडीटी ने बोला यार, मैं हम अकेले 7 लोग मिलके पूरे इंडिया का टैक्स कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, हमें एक फौज क्रिएट करनी पड़ेगी, एक आर्मी क्रिएट करनी पड़ेगी, ऑफिसर्स की ऑफिसर्स की आर्मी क्रिएट की जाएगी। तो ऑफिसर्स की आर्मी को हम कहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसको हम कहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे देश में 18 रीजन में बटा हुआ है। कितने रीजन्स में, 18 रीजन्स। 18 रीजन कैसे, मतलब एमपी सीजी का एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बिहार झारखंड का एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो छोटी, जैसे अपनी इधर 7 सिस्टर्स है, तो इस एरिया में ज्यादा टैक्स पेयर्स नहीं है, तो वहां पर एक ही क्या कर दिया,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर दिया, जो मल्टीपल स्टेट्स को, क्या महाराष्ट्र जैसी स्टेट, कर्नाटक, इनमें खुद के अपने अपने क्या होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तमिलनाडु को है ना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो ऐसे 18 रीजन में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, बट नंबर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज ओनली 18। लेकिन हाँ, एक डिपार्टमेंट और है बेटा इंटरनेशनल टैक्सेशन का, एक डिपार्टमेंट और है जो क्या होता है, इंटरनेशनल टैक्सेशन को कैटर करता है। जैसे बहुत सारी कंपनीज है जो बाहर है, फॉरेन कंपनीज है, लेकिन उनकी एंटिटीज कहाँ स्टैब्लिश है, इंडिया में, तो वो गुड्स वगैरह क्या करते हैं, इंडिया में भेजते हैं। तो वो गुड्स वगैरह सही, जैसे क्या करा, लोग चीटिंग भी करते हैं, कैसे करते हैं, ज्यादा प्राइस पे इंडिया में गुड्स भेजती है, तो अब क्या होगा, 10 रुपए की चीज थी, इंडिया में 25 रुपए में बेचती और इंडिया में 30 रुपए में बेचती। होना क्या चाहिए था, आना कितने रुपए में चाहिए थी, 10 रुपए में, और बिकती कितनी, 30 रुपए में। तो इंडिया में कितने का प्रॉफिट बुक होता, 20 का। अब उन्हें भेजी कितने में दी, 25 में। प्रॉफिट कहां बुक कर लिया, इंडिया के बाहर, और इंडिया में सिर्फ 5 रुपए में, मतलब हमने 25 की चीज कितने में बेच दी, 30 में। तो हमारे को इंडिया में प्रॉफिट कितना हुआ, 5। ये प्रॉफिट जो था ना, जो 10 से लेके 25 तक का प्रॉफिट था, वो दुबई में बुक कर लिया, क्योंकि दुबई में तो क्या नहीं होता, टैक्स होता ही नहीं है। तो सरकार ऐसे ट्रांजेक्शन को रोकती है, इसलिए एक इंटरनेशनल टैक्सेशन का क्या बनाया है, डिपार्टमेंट। नॉन रेसिडेंट्स को कैसे टैक्स देना पड़ेगा, उसके लिए एक रीजन और होता है। इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंडर जो सबसे हाईएस्ट रैंक ऑफिसर होता है, जो सबसे हाईएस्ट लेवल का ऑफिसर होता है पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, पूरे इंडिया का हाईएस्ट रैंक ऑफिसर, वो होता है पीसीसीआईटी, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, द हाईएस्ट रैंक ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट, जो कि पूरे इंडिया के क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, इंडिया के सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या कर रहा है, कंट्रोल। वो कौन होगा, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। बच्चों फिर इनके नीचे आते हैं सीसीआईटी। हर हर अपनी स्टेट में क्या होते हैं, सीसीआईटी होते हैं। सीसीआईटी का फुल फॉर्म होता है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फिर इनके नीचे जो ऑफिसर होते हैं वो होते हैं पीसीआईटी, दैट इज प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इनके नीचे के जो ऑफिसर होते हैं वो कौन होते हैं, सीआईटी, दैट इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इनके नीचे के जो ऑफिसर होते हैं वो होते हैं जेसीआईटी, दैट इज जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इनके नीचे के जो ऑफिसर होते हैं वो एसीआईटी होते हैं, जो होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इनके नीचे के जो ऑफिसर होते हैं वो होते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर, जो आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं वो। और इनके नीचे जो होते हैं बच्चों, स्टाफ आता है, इनके वहां बाबू हो गए, मतलब वो प्यून वगैरह हो गया इनका, ड्राइवर्स हो गए, इंस्पेक्टर्स हो गए, जो चेक इंफॉर्मेशन खोज खबरी, मतलब इनकम की सरकार को पता कैसे चलेगा कि कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ चोरी हो रही है, ऐसे सारे स्टाफ्स वगैरह कहाँ पर आते हैं यहाँ पे। तो सुनना हाउ द थिंग्स वर्क्स। जो स्टाफ होते हैं वो किसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स चीफ कमिश्नर, chief commissioner is responsible towards principal chief commissioner, principal chief commissioner is responsible towards principal chief commissioner responsible toward principal commissioner of income tax is responsible towards chief commissioner of income tax, और chief commissioner of income tax वो आ जाएगा responsible toward principal chief commissioner of income tax। और जो principal chief commissioner of income tax है वो responsible है किसके towards CBDT, CBDT is responsible towards finance ministry, finance ministry is responsible towards prime minister, prime minister is responsible towards parliament, and parliament is responsible in the eyes of constitution। this is how our things looks like। हम जो एक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसके आसपास ये दुनिया है, उनको मैनेज करने वाली ये दुनिया है। तो ये ऑफिसर्स की आर्मी और सीबीडीटी। आई बच्चों यहां तक बात समझ में आपको? देखो देखो मल्टीपल स्टेट्स विल हैव मल्टीपल चीफ कमिश्नर्स, ठीक है, एंड उनका हेड कौन होगा, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। देखो असली में जो काम करते हैं ना, जो इनकम की चेकिंग करने वाले ऑफिसर होते हैं, बताऊं वो कौन होते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर। अब क्या होता है, ये जो सीआईटी वगैरह होते हैं ना,
ये जॉइंट कमिश्नर ने सारा काम किया नहीं किया, तो उनकी फाइल मंगा के देखेंगे कि उनने सही से काम किया है या फिर नहीं किया है। फिर सीआईटी ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसके लिए क्या होता है प्रिंसिपल कमिश्नर। प्रिंसिपल कमिश्नर ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसके लिए क्या होता है चीफ कमिश्नर। और सारे चीफ कमिश्नर विल रिपोर्ट टू दी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, ऐसा। तो इनकी रिपोर्टिंग चलती है बच्चों। तो आप लोगों के पास ऐसा ना होगा ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आया, तो वो नोटिस भेजने वाला व्यक्ति कौन होता है पता है? वो नोटिस भेजने वाला या तो वो ऑफिसर होगा, इनकम टैक्स ऑफिसर, या फिर असिस्टेंट कमिश्नर होगा, या फिर क्या होगा जॉइंट कमिश्नर। ये ग्राउंड लेवल पर एक्चुअली क्या करते हैं, काम करते हैं। सीआईटी तो क्या करेगा, अगर लगता है यार जॉइंट कमिश्नर ने डिसीजन सही नहीं लिया, इनकम की चेकिंग ढंग से चेक नहीं करी, तो फाइल को वो रीओपन कर सकता है। समझो क्या कर सकता है, रीओपन। अब ये सब चीजें आपको इंटर में नहीं पढ़ाई जाती, ये सब चीजें कहां पढ़ाई जाती है, सीए फाइनल में। आपको देखो आपको इंटर में क्या पढ़ा जाता है कि इनकम की कैलकुलेशन कैसे होगा, फाइनल में पढ़ा जाता है इनकम की चेकिंग कैसे होगी। और चेकिंग से खुश नहीं हो तो कैसे आप क्या कर सकते हो, अपने अपील्स फाइल कर सकते हो। तो वो वाला सेगमेंट कहां चल जाता है आपका, फाइनल में। और यहां पर आपका सेगमेंट रहता है इनकम कैलकुलेशन से रिलेटेड। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर विद द थिंग्स, है ना। कल से हम इनकम टैक्स का एक्चुअली में स्टार्ट करेंगे ना। हाँ बिल्कुल, अभी गुकेश का किया है, अभी गुकेश का टैक्स माफ किया है। हम एक सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 10। सेक्शन 10 के अंदर एग्जम्प्ट इनकम होती है, एंड सरकार के पास एक पावर भी होता है नेशनल इंटरेस्ट में वो इनकम क्या कर सकती है, एग्जम्प्ट कर सकती है। इसलिए वो गुकेश के ऊपर आ भी तो रहा था, 11 करोड़ की इनकम पे बेचारे को 50% तो क्या लग रहा था, टैक्स, है ना। तो सर बोल रहे थे यार 11 करोड़ में 50%, मतलब आधा तो कौन ले जाएगी, सरकार। मतलब सरकार एक तरीके से ज्यादा कमाने वालों की 50% पार्टनर है। जो करोड़ों में अर्न करता है ना, उसका टैक्स रेट 50% तक चला जाता है। आपको समझ में आएगा आगे जाके। अभी फायदा सिर्फ दिख रहा है वो किसके लिए है, मिडिल क्लास। जो ज्यादा इनकम कमा रहा है उसके लिए फायदा उतना ज्यादा नहीं है उसके लिए फायदा क्या, एक आध लाख, 1.5 लाख का फायदा होगा, उससे ज्यादा क्या फायदा होगा उसके लिए। बट सरकार ने माफ कर दिया गुकेश का, नेशनल इंटर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था भाई वो। ठीक है, अपने फोन में चैट जीपीटी डाउन करना, क्या करना, चैट जीपीटी डाउनलोड करके रखना। क्योंकि चैट जीपीटी से आप बहुत क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। चैट जीपीटी बहुत बार गलत आंसर्स भी देता है। आपके मन में कुछ डाउट आया, मैं उस टाइम अवेलेबल नहीं हूं, आप चैट जीपीटी से पूछ लिए, आपको पता चलेगा कि कहीं कहीं चैट जीपीटी भी गलत है। अब आके बोलोगे सर देखो अपन ने ऐसा पढ़ा था और चैट जीपीटी ये बोल रहा है, तो हम देखेंगे कि हाँ उनमें क्या होता है समस्या, अभी चैट जीपीटी का अपन पेड वर्जन यूज नहीं कर रहे, तो जो अमेंडमेंट्स आते हैं वो अमेंडमेंट्स का ध्यान नहीं रखता है, नहीं रखता है। तो ऐसी चीजें हैं, वो जरूरी डाउनलोड करके रखे, उससे बहुत मजा आता है। और बाकी तो मैं हूं ही आप सब लोगों के पास। तो आज हम इतना ही देखते हैं बच्चों, आगे का अपन कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। आखिरी क्लास थी क्या मेरी, अभी और क्लास है आपकी? फिर आपका बजट सेशन फिर आप ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो, क्योंकि वो 1.5 घंटे बाद चालू होगा, है ना। तो यहाँ पर बजट सेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, कि क्लास की लिंक बच्चों आपको मैं भिजवाता हूँ, अभी हाल भिजवाता हूँ। ओके बाय बाय।